Hello everyone, this is Silky Hanna. So let us start with next lecture of economics. The topics that we would be covering in this lecture are income elasticity of demand, cross elasticity of demand, advertisement elasticity of demand and importance of elasticity. So moving on to our very first slide. सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। सो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से हमें पता चलता है कि इनकम की वजह से इनकम के इंक्रीज या डिक्रीज होने के रिस्पॉन्स में डिमांड पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, डिमांड कितनी ज़्यादा या कितनी कम चेंज हुई है। सो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम। सो द फॉर्मूला वुड बी, किसी भी चीज़ में परसेंटेज चेंज निकालना हो, सो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल या इनिशियल क्वांटिटी इनटू 100 होता है, डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम यानी कि चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनकम इनटू 100। 100 कैंसिल हो गया इसलिए नहीं लगाया गया है फॉर्मूला में। फिर ये चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, और ये जो है उल्टा होके आ जाएगा, ये y ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा, चेंज इन y डिनोमिनेटर में रहेगा। सो इनटू y डिवाइडेड बाय चेंज इन y। सो द फॉर्मूला वुड बी y डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इनटू चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन y। नहीं भी डिराइव करना हो पूरा तो हमें सिंपल सी बात है, इतना पता था कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। सो यहाँ पर हम प्राइस के रिस्पॉन्स में क्वांटिटी में कितना चेंज आया वो देख रहे थे, अब हम इनकम के रिस्पॉन्स में देख रहे हैं। तो सिंपली जहाँ जहाँ पी लिखा हुआ है उसकी जगह पे बस हमें इनकम लिख देना है। सो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस की जगह चेंज इन वाई इनटू प्राइस की जगह इनिशियल इनकम डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। बस इतना सही करना होता है, बाकी कुछ अलग नहीं है। यही चीज़ यहाँ पे भी डिराइव करी हमने। अब देखिए इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी तरीके की होती है, मेजरली 3 टाइप्स, जीरो इनकम इलास्टिसिटी, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी एंड पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। सो अभी तक आपको इतना समझ में आ गया होगा जीरो इनकम इलास्टिसिटी का क्या मतलब होगा, कि डिमांड पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, डिमांड चेंज नहीं होगी, इनकम बढ़े या इनकम कम हो उसका इंपैक्ट डिमांड पर नहीं पड़ेगा। ऐसा कौन सा केस होगा मार्केट में। सो द नियरेस्ट एग्जाम्पल दैट वी कैन टेक अगेन इज ऑफ गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर जो है उसका प्राइस अगर ऊपर नीचे होता है, ठीक है, तो एक बार को फिर भी अगर मान लिया जाए, वैसे तो प्राइस के भी ऊपर नीचे होने पे कोई ऐसा नहीं करता कि भाई कम सब्जी बनाएगा या कम रोटियां बनाएगा कि गैस कम फूके, ऐसा नहीं करते हैं लोग यूजुअली। और इनकम के कम होने पर तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, या ज़्यादा होने पर। अगर जो है इनकम ज़्यादा होती है किसी की, तो कोई ये सोचता है क्या कि मैं घर में ज़्यादा जो है गैस सिलेंडर मंगा लूँ, नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। रोटियां तो जितनी बननी है उतनी बननी है, और अगर एक दो रोटी एक्स्ट्रा बनेगी या कुछ भी है तो भी ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा गैस सिलेंडर की ज़रूरत पड़ जाएगी एक्स्ट्रा में, ऐसा कुछ नहीं है। और वहीं अगर किसी की इनकम थोड़ी बहुत कम होती है तो भी गैस सिलेंडर के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। हाँ, अगर बिल्कुल ही किसी की इनकम पर जो है मेजर इम्पैक्ट पड़ जाए, किसी की इनकम हाफ हो जाए, तब फिर भी लोग जो है चूल्हे वगैरह के बारे में सोचते हैं। बट आजकल वो भी नहीं होता, क्यों, गवर्नमेंट सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करती है ना। आजकल गांव गांव में घर घर में भी लोगों के पास गैस सिलेंडर है, तो इसलिए गैस सिलेंडर इज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स जिसकी इनकम इलास्टिसिटी भी लगभग जीरो ही रहती है, कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ता डिमांड पे। फिर देखिए नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी मतलब जीरो से कम हो, भाई जीरो से कम वैल्यू नेगेटिव होती है ना, तो जीरो से कम इलास्टिसिटी हो यानी कि नेगेटिव हो, यानी कि जब इनकम बढ़े तो डिमांड कम हो। अब डिमांड वाले चैप्टर में हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि ये जो रिलेशन है कि इनकम बढ़ रहा है और फिर भी डिमांड कम हो रही है, ये किस केस में होता है, ये इंफीरियर गुड्स के केस में होता है। फॉर एग्जाम्पल जवार बाजरा, ठीक है। सो जवार बाजरा, किसी के पास वीट और राइस अफोर्ड करने के लिए पैसे नहीं है, वो जवार बाजरा जो है कंज्यूम कर रहा था। अब अगर उसकी इनकम बढ़ती है तो वो जो है सब्सटीट्यूट करेगा, वो जवार बाजरा को छोड़ के बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट वीट और राइस पे शिफ्ट करना चाहेगा। बट अगेन आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स कि कोई चीज़ मेरे लिए इन्फीरियर और आपके लिए नॉर्मल हो सकती है, कोई चीज़ आपके लिए इन्फीरियर और मेरे लिए नॉर्मल हो सकती है, ये कंजम्पशन की और टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की बातें होती हैं। सो इकोनॉमिक्स में बेटर होगा कि हम सिर्फ और सिर्फ जो रिलेशन है इनकम का और डिमांड का, उसके अकॉर्डिंग किसी भी प्रोडक्ट को इन्फीरियर या नॉर्मल बोले। सो बेसिकली इन्फीरियर गुड्स वो हैं जिसके केस में इनकम और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन है, इनकम बढ़ती है तो डिमांड कम होती है। ऐसे केसेस में इनकम इलास्टिसिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी, जीरो से कम होगी।
पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ये नॉर्मल गुड्स के केस में होगा कि जब इनकम बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ रही है। पॉजिटिव मतलब वैल्यू जीरो से आनी चाहिए, जब हम जीरो से ऊपर आनी चाहिए, जब हम न्यूमेरिकली निकालें तो वैल्यू जीरो से ऊपर आएगी तो हम कहते हैं कि पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी है। ठीक है, ये उन केसेस में पॉसिबल होगा जहां पर इनकम के बढ़ने पर डिमांड भी बढ़ती है, और मेजॉरिटी ऑफ द गुड्स ऐसे ही होते हैं, नॉर्मल गुड्स होते हैं मार्केट में, जिसके केस में इनकम के बढ़ने पर डिमांड भी इंक्रीज होती है। बट इसको भी हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं फर्दर। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ठीक है, माना कि जीरो से ऊपर वाला केस होता है, लेकिन जीरो से ऊपर भी वैल्यूज अलग अलग हो सकती हैं। इलास्टिसिटी 1 के बराबर भी हो सकती है, इलास्टिसिटी 1 से कम भी हो सकती है, और इलास्टिसिटी 1 से कम भी हो सकती है, इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, और इलास्टिसिटी 1 के बराबर भी हो सकती है। सो 3 केसेस कैन बी देयर अगेन। सो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कि जब इलास्टिसिटी 1 के बराबर है तो उसको यूनिट इनकम इलास्टिसिटी या यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी बोलेंगे। ग्रेटर देन 1 होगी तो हम उसको इलास्टिक बोलते हैं, लेस देन 1 होगी तो हम उसको इन इलास्टिक बोलते हैं। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, इस वाले केस को हम लोग इलास्टिक बोलेंगे और इस वाले केस को हम इन इलास्टिक बोलेंगे, या फिर हम रिलेटिवली इलास्टिक और रिलेटिवली इन इलास्टिक भी बोल सकते हैं। सो यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी का मतलब होता है जितना जो है इनकम में चेंज आया उतना ही डिमांड में भी चेंज आया, जितना परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट चेंज इनकम में आया उतना ही प्रोपोर्शनेट चेंज जो है डिमांड में आएगा। ग्रेटर देन यूनिटी का मतलब होता है कि जितना प्रोपोर्शनेट चेंज इनकम में आया उससे ज़्यादा प्रोपोर्शनेट चेंज डिमांड में आया, और लेस देन 1 का मतलब होता है कि जितना प्रोपोर्शनेट चेंज इनकम में आया उससे कम प्रोपोर्शनेट चेंज डिमांड में आया। सो अब हम जो है ऐसे एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं उन केसेस का जहां पर इनकम में जितना चेंज आया डिमांड में उससे कम चेंज आया, मतलब इनकम बढ़ी तो भी कंज्यूमर ने अपना कंजम्पशन उन चीज़ों को ज़्यादा नहीं बढ़ाया। तो वो है नेसेसरी प्रोडक्ट्स, सॉल्ट, शुगर, मेडिसिन। अननेसेसरली जाके खरीद के लाओगे क्या कि भैया इनकम बढ़ गई है? कभी कोई सोचता है इनकम बढ़ गई लाओ थोड़ी मेडिसिन ले आते हैं, इनकम बढ़ गई है लाओ थोड़ा नमक और खा ले? नहीं, ऐसे तो कोई नहीं सोचता। सो ये नेसेसरी आइटम्स जो होते हैं, जो नेसेसिटीज़ होती हैं घर की, इनके केस में क्या होता है, अगर इनकम बढ़ती भी है तो भी कंज्यूमर जो है वो इन चीज़ों का कंजम्पशन कुछ खास अमाउंट से नहीं बढ़ाता है। सो इन इलास्टिक। फिर है जहां पर परसेंटेज चेंज इन इनकम और परसेंटेज चेंज इन डिमांड बराबर है, इक्वल टू 1 है। अगेन द कंफर्ट प्रोडक्ट्स, यानी कि मिल्क, कर्ड, बटर, ये दूध दही लस्सी वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये अगर इनकम बढ़ती है तो हाँ कंज्यूमर जो है अपना कर्ड का कंजम्पशन बढ़ा सकता है। मिल्क जो इंसान 1 गिलास पीता होगा वो अब 2 गिलास अफोर्ड कर सकता है। सो जितना इनकम में प्रोपोर्शनेट चेंज आएगा उतना ही डिमांड में प्रोपोर्शनेट चेंज आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 1 गिलास पीने वाला 4 गिलास दूध पीने लगे, नहीं भैया, इतना ज़्यादा चेंज भी नहीं आएगा। सो वो कौन से केसेस हैं जहां पे परसेंटेज चेंज इन इनकम से ज्यादा परसेंटेज चेंज इन डिमांड होता है, मतलब इनकम के इंक्रीज होने पर डिमांड में काफी ज्यादा चेंजेस आते हैं। अगेन द लग्जरी आइटम्स, द लग्जरी प्रोडक्ट्स। लग्जरी प्रोडक्ट्स के केस में इनकम में जितना चेंज आएगा डिमांड में उससे कहीं ज्यादा चेंज आता है। क्यों? किसी व्यक्ति की इनकम जो है लेट्स से 80,000 थी, 1 लाख हो गई, 20,000 ही बढ़ी है, वो बोलेगा यार मैं कार्ड ले लेता हूँ, क्या हो गया, ईएमआई पे ले लेंगे, लोन पे ले लेंगे। सो ये जो लग्जरी आइटम्स होते हैं इनके डिमांड में मेजर चेंज आता है जब किसी भी कंज्यूमर की इनकम जो है वो चेंज होती है, क्योंकि जब कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है ना तो वो नेसेसिटीज बढ़ाने की नहीं सोचता, भाई नेसेसरी कंजम्पशन तो वो पहले से भी कर रहा है, वो सोचता है लाओ अब अपना जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव किया जाए, लग्जरी आइटम्स परचेज किए जाए, एसी, टीवी, रेफ्रिजरेटर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कार, ये सब कुछ परचेज किया जाए। रेफ्रिजरेटर भी इतना नहीं आएगा इस कैटेगरी में, क्योंकि रेफ्रिजरेटर इज नॉट एग्जैक्टली अ लग्जरी गुड। ऐसा तो है नहीं कि 2 की जगह आदमी 4 रेफ्रिजरेटर लगा लेगा, नथिंग लाइक दैट। बट हाँ, एसी हो गए और आपकी कार्स हो गई, ये सब लग्जरी आइटम्स में आएंगे, इनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है इनकम से। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब एक बार हम टाइप्स ऑफ गुड के अकॉर्डिंग दोबारा से समराइज कर लेते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। तो सबसे पहले है नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स वो होते हैं जिनका पॉजिटिव रिलेशन है इनकम के साथ, इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी। एंड ऑलवेज रिमेंबर, मैं एक एक एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ, चीज़ें वाइसे वर्सा भी होती हैं, वाइसे वर्सा अपने आप लेना है, आपको सोचना है। वाइसे वर्सा का मतलब इसका अपोजिट भी ट्रू होगा। अगर इनकम बढ़ रही है और डिमांड बढ़ रही है, ये रिलेशन है, तो इसका मतलब ये रिलेशन भी होगा कि इनकम घट रही है तो डिमांड घटेगी। ठीक है, वाइस वर्सा केसेस भी है।
सो नॉर्मल गुड वो होते हैं जिनका पॉजिटिव रिलेशनशिप है इनकम के साथ, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगा। तो ऐसे केसेस में क्या होगी, इलास्टिसिटी जीरो से ज्यादा होगी, पॉजिटिव होनी चाहिए है इलास्टिसिटी, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन है तो याद रखना इलास्टिसिटी भी पॉजिटिव निकल के आएगी। पॉजिटिव मतलब नंबर जीरो से ज्यादा होगा जब हम न्यूमेरिकली कैलकुलेट करेंगे तो। और ये जो नॉर्मल गुड है इसकी जो है फर्दर कैटेगरीज हो सकती है लग्जरी गुड और नेसेसिटी। तो मैंने आपको पहले ही बताया लग्जरी गुड में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होती है, क्योंकि इनकम जो है वो बढ़ती है तो लोग सबसे पहले अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करने की सोचते हैं, वो जो है लग्जरी गुड्स का कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं। सो लग्जरी गुड्स के केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से ज़्यादा होगी, और नेसेसरी प्रोडक्ट्स के केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से कम होगी। इनकम बढ़ेगी तो कुछ नेसेसरी आइटम्स का भी कंजम्पशन बढ़ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंक्रीज उसमें नहीं आएगा। ऐसे ही जब इनकम कम होती है, ठीक है, तो नेसेसरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा डिक्लाइन नहीं करता है। भाई आदमी नमक और शुगर तो उतनी खाएगा, अगर कम या ज़्यादा करेगा तो बहुत बाय वेरी माइन्यूट अमाउंट्स। सो इसीलिए इलास्टिसिटी जो है वो लेस देन 1 होगी इस केस में। फिर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो, इनकम के बढ़ने या कम होने का इम्पैक्ट उस प्रोडक्ट की डिमांड पे नहीं पड़ेगा। नियरेस्ट एग्जांपल जो मैं दे सकती हूँ वो गैस का है। और इंफीरियर गुड वो होते हैं जिनका इनवर्स रिलेशन है इनकम के साथ, कि इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, इनकम बढ़ेगी डिमांड कम होगी, एंड वाइस वर्सा। ऑब्वियसली इनवर्स रिलेशन है दोनों के बीच में। ये कौन से केसेस में होता है, इंफीरियर गुड्स में, इंफीरियर गुड्स के केस में, जिसको कई जगह पे लो क्वालिटी गुड भी बोला जाता है या लिखा जाता है, बट इंफीरियर बोलना ही ज़्यादा बेटर है। सो ये जो गुड्स हैं ये वो गुड्स होते हैं कि अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो इन गुड्स का कंजम्पशन छोड़ के, ठीक है, जो ज़्यादा एक्सपेंसिव गुड्स हैं वो उसके लिए अफोर्डेबल हो जाते हैं, वो उन पे शिफ्ट हो जाता है, जैसे कि जवार बाजरा वाला केस। तो ऐसे केस में इलास्टिसिटी क्या होगी, लेस देन जीरो होगी, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो जब हम इसको न्यूमेरिकली निकालेंगे तो इलास्टिसिटी नेगेटिव माइनस के साइन के साथ आएगी, मतलब जो नंबर आएगा वो जीरो से कम आएगा। तो इलास्टिसिटी जीरो से कम होगी। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को समझनी है वो ये कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के केस में हर बार माइनस का साइन ही आएगा जब हम न्यूमेरिकली कैलकुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन है, तो नेगेटिव साइन इनवर्स रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो वहां पे हमेशा नेगेटिव साइन आया। लेकिन जब अब हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करेंगे तो जब हम इसको न्यूमेरिकली कैलकुलेट करेंगे तो नेगेटिव साइन भी आ सकता है, पॉजिटिव साइन भी आ सकता है। पॉजिटिव साइन बताएगा कि वो नॉर्मल गुड है, नेगेटिव साइन बताएगा कि आपने इंफीरियर गुड की इलास्टिसिटी निकाली है, ग्रेटर देन 1 बताएगा कि आपने लग्जरी गुड की इलास्टिसिटी निकाली है। सो कई बार क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं जिसमें आपको सिर्फ इलास्टिसिटी दे रखी है और आपसे पूछा जाए बताओ ये किस तरीके की गुड की इलास्टिसिटी होगी, अगर माइनस का साइन लगाए तो कौन से तरीके का गुड है। सो इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, साइन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, होने को तो देखो प्राइस वाले केस में भी हो सकता है, जो एक्सेप्शंस हमने पढ़े थे डिमांड वाले चैप्टर में, उन एक्सेप्शंस के केसेस में अगर आप एक्सेप्शनल गुड्स की इलास्टिसिटी निकालने बैठोगे फिर प्राइस और डिमांड के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है तो उसमें भी प्लस का साइन आ सकता है। बट यूजुअली हम यही मान के चलते हैं कि नॉर्मल गुड्स लेंगे, प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन होगा, माइनस का साइन आएगा। इनकम वाले केस में हम सारे पॉसिबल केसेस लेके चलेंगे। क्वेश्चंस मैं अभी सॉल्व नहीं करा रही हूँ, ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसके क्वेश्चंस जो है मैं एक अलग वीडियो में सॉल्व कराऊंगी, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा साइंस के बारे में। नेक्स्ट, बिजनेस डिसीजंस बेस्ड ऑन इनकम इलास्टिसिटी। अच्छा, इनकम इलास्टिसिटी जान के जो है क्या प्रोड्यूसर्स को कोई फ़ायदा हो सकता है, क्या फर्म्स और कंपनीज को फ़ायदा हो सकता है? बिल्कुल। देखो, अगर इनकम इलास्टिसिटी 0 से ज़्यादा है लेकिन 1 से कम है, मतलब 0 to 1 की रेंज में है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है, इनइलास्टिक है। परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं है, जीरो नहीं है, 0 to 1 के बीच में है, तो मतलब इनइलास्टिक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकम के बढ़ने का इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा डिमांड पर, बट वो इम्पैक्ट कम होगा। सो डिमांड जो है वो कम इन्फ्लुएंस होगी, डिमांड कम इन्फ्लुएंस होगी। और वहीं पे अगर इनकम इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब डिमांड कैसी है, इलास्टिक है, यानी कि इनकम के कम या ज्यादा होने का मेजर इंपैक्ट डिमांड पर पड़ेगा, डिमांड पर मेजर इंपैक्ट पड़ेगा।
एरो से आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाना, एरो को ये मत समझ लेना कि ये किसी चीज़ का डिक्लाइन दिखा रहे, नहीं, इसीलिए मैं लिख देती हूँ फॉर क्लैरिटी। कहने का मतलब है कि लेस इन्फ्लुएंस, ठीक है। और अगर इलास्टिक है, ग्रेटर देन 1 है इलास्टिसिटी, तो इसका मतलब है डिमांड पर मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या है, ये देखना है फर्म्स को और कंपनीज को कि वो जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है, तो उनके जो डिमांड फंक्शन है, उनकी इनकम इलास्टिसिटी कैसी है। अगर उनकी इनकम इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा है तो मतलब ग्रोथ की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है एक्सपेंडिंग इकोनॉमी में। क्यों? एक्सपेंडिंग इकोनॉमी कौन सी होती है? जिसमें जीडीपी बढ़ रहा है, ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, मतलब नेशनल इनकम बढ़ेगी। जब नेशनल इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं पर कैपिटा इनकम, लोगों की इनकम भी बढ़ेगी। लोगों की इनकम बढ़ेगी और आप वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो जिसकी इनकम इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब लोगों की इनकम बढ़ने पर आपके प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ने वाली है। तो ऐसे केस में आप प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा करेंगे। सो चेक करना पड़ता है प्रोड्यूसर्स को, फर्म्स को, कि उनके प्रोडक्ट का डिमांड फंक्शन कैसा है, उनके प्रोडक्ट की जो इनकम इलास्टिसिटी है वो कैसी है। इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो वो एक्सपेंडिंग इकोनॉमी में उन्हें बेनिफिट मिलेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो उनके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब जो है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखिए कैसे करना है, सेम तरीके से ही करते हैं। अगर आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ग्राफ समझ में आ गए हैं तो ये भी लगभग वैसे ही है। देखो, जीरो इनकम इलास्टिसिटी स्ट्रेट वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट होगा। यहाँ पर हम वाई एक्सिस पर इनकम दिखा रहे हैं, इनकम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एक्स एक्सिस पर डिमांड दिखा रहे हैं कि इनकम के रिस्पॉन्स में डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ा। सो इनकम चाहे Y1 हो तो भी डिमांड उतनी है, इनकम चाहे Y हो तो भी डिमांड उतनी है, मतलब डिमांड पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, डिमांड इज जीरो। नहीं सॉरी, नॉट डिमांड इज जीरो, चेंज इन डिमांड इज जीरो। डिमांड तो है बट उसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा है, सो चेंज इन डिमांड इज जीरो। देन नेक्स्ट वी हैव दिस ग्राफ, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, मतलब इनकम जो है, ये देखिए ये पॉइंट है। सो इनकम अगर डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, सो क्वांटिटी जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। आप इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर आ रहे हैं तो इनकम कम हो रही है, और इनकम कम होने पर डिमांड इंक्रीज हो रही है, यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप कौन से गुड्स के केस में होगा? इंफीरियर गुड्स के केस में। सो इंफीरियर गुड्स के केस में डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा, और इलास्टिसिटी क्या होगी? लेस देन जीरो होगी, मतलब नेगेटिव होगी। फिर ऊपर वाले जो तीनों कर्व है वो नॉर्मल गुड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब नॉर्मल गुड्स में भी एक होगा हाईली इलास्टिक केस, जब इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा होगी। तो इसमें आप देख सकते हैं इनकम जितनी बड़ी, डिमांड उससे कहीं ज़्यादा बड़ी। कर्व जो है वो कैसा बना? फ्लैट बना ज़्यादा। फिर ये देखिए सेकंड वाला केस, इसमें जो है एक स्ट्रेट लाइन है फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये देखो इनकम जितनी इंक्रीज हुई, डिमांड भी लगभग उतनी ही इंक्रीज हुई है। तो परसेंटेज चेंज इन इनकम इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड। सो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 के बराबर है। और लो इलास्टिक वाले केस में आप देखो इनकम में परसेंटेज चेंज ज़्यादा आया और डिमांड कंपैरेटिवली कम इंक्रीज हुई है। So percentage change in quantity demanded is less than percentage change in income. So elasticity जो है वो less than 1 होगी। कर्व जो है वो ज़्यादा स्टीप बना है, देखो इस केस में। Moving on to next slide. अब मैंने सारे डायग्राम्स को एक में मर्ज कर दिया है, ये देखिए। अगर इस तरीके का भी डायग्राम आता है तो भी आप रिकॉग्नाइज कर सकें। तो सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले एक इकलौती लाइन जो नीचे की ओर जा रही है, यानी कि नेगेटिव स्लोप है इसकी। सो नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव इलास्टिसिटी है, जीरो से कम है, तो यानी कि ये इंफीरियर गुड को रिप्रेजेंट कर रही है, नेगेटिव रिलेशन दिखा रही है इनकम के साथ। फिर बाकी की लाइंस जो है सब ऊपर की ओर जा रही है। एक है जो स्ट्रेट वर्टिकल लाइन है, तो स्ट्रेट वर्टिकल लाइन हमेशा क्या दिखाएगी? जीरो इलास्टिसिटी। फिर ये जो तीन है ये नॉर्मल गुड्स है। नॉर्मल गुड्स के केस में इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, जब लाइन बिल्कुल मिड पॉइंट से होती है। फिर आप देखिए ये वाली लाइन ज़्यादा स्टीप है, तो मतलब इस केस में इलास्टिसिटी लेस देन 1 है। और ये वाली ज़्यादा फ्लैट है, तो फ्लैटर द कर्व मोर इलास्टिक इट इज़, तो ये ज़्यादा फ्लैट है तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है। ऐसे ही इस तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें देखो क्या हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक कर्व जो है अपवर्ड स्लोपिंग है, ऊपर की ओर जा रहा है।
यहाँ से लेके यहाँ तक भी कर्व ऊपर की ओर ही जा रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग है, तो मतलब नॉर्मल गुड्स का केस है। इनकम बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ रही है। लेकिन ज्यादा फ्लैट वो कौन से हिस्से में, ये देखो ये ज्यादा चपटा है, ये कंपैरेटिवली स्टीपर है, ये वाला हिस्सा ज्यादा फ्लैट है और ये वाला हिस्सा ज्यादा स्टीप है। तो फ्लैट वाले हिस्से में इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा होगी। ये कौन से प्रोडक्ट के केस में होता है, लग्जरी गुड्स के केस में होता है। ये वाले हिस्से में स्टीपर है लाइन, ठीक है, तो मतलब इलास्टिसिटी जो है वो 1 से कम होगी। ये बेसिक गुड्स या नेसेसरी गुड्स के केस में होता है। यहाँ पर स्ट्रेट वर्टिकल लाइन है, मतलब इलास्टिसिटी 0 के बराबर होगी, और यहाँ पे इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, नीचे की ओर आ रही है, यानी कि इंफीरियर गुड को रिप्रेजेंट कर रही है, नेगेटिव स्लोपिंग है। सो इन तरीकों से हम जो है डायग्राम्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। सो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें क्या दिखाती है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पॉन्स टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, कि सब्सटीट्यूट गुड या कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस चेंज होने पर डिमांड में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इसका फॉर्मूला कुछ नहीं करना है, सिंपली जो अपना इलास्टिसिटी प्राइस इलास्टिसिटी वाला फॉर्मूला था, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस इनटू इनिशियल प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी। हमको क्या करना है, सिंपली क्वांटिटी किसी और प्रोडक्ट की लेनी है और प्राइस किसी और प्रोडक्ट का लेना है। सो हम मान लेते हैं चेंज इन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट एक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट वाई इनटू इनिशियल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट वाई डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट एक्स। प्राइस किसी और प्रोडक्ट का लेना है, यानी कि रिलेटेड प्रोडक्ट का लेना है, और क्वांटिटी दूसरे प्रोडक्ट की लेनी है। सो फॉर्मूला हमारा सेम ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया है, यहाँ पर क्वांटिटी गुड एक्स की ली है और प्राइस जो है वो गुड वाई का लिया है। इसी चीज को हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है मेजरली कितने टाइप की होती है, 3 टाइप्स की होती है। सो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जिसको हम XED लिखते हैं, दैट कैन बी ग्रेटर देन 0, दैट कैन बी लेस देन 0 एंड इक्वल टू 0। सबसे पहले इक्वल टू 0 का केस देखते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 के बराबर है, यानी कि किसी दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस में और जो प्रोडक्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं या जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी डिमांड में कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है, यानी कि जिस प्रोडक्ट के प्राइस की हम बात कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के प्राइस का इंपैक्ट हमारे प्रोडक्ट की डिमांड पे नहीं पड़ रहा है, तो मतलब ये दोनों गुड्स आपस में रिलेटेड ही नहीं होंगे, ये अनरिलेटेड गुड्स होंगे। अगर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 आती है, इसका मतलब दूसरे प्रोडक्ट का सब्सटीट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट होता तो उसके प्राइस का इंपैक्ट तो डिमांड पे पड़ना चाहिए था ना, वो सब्सटीट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है ही नहीं, वो अनरिलेटेड प्रोडक्ट है, तभी उसके प्राइस का कोई इंपैक्ट हमारी डिमांड पे नहीं पड़ रहा है। और उसका कर्व बनेगा इस तरीके से, सिंपली स्ट्रेट लाइन। इलास्टिसिटी 0 है तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व बनेगा। ये कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का प्राइस कितना भी हो, उसका इम्पैक्ट हमारे प्रोडक्ट की डिमांड पे नहीं पड़ रहा है, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड उतने की उतनी है। सो मतलब ये दोनों प्रोडक्ट्स जो है वो आपस में अनरिलेटेड हुए। वहीं अगर हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव है, लेस देन 0 है, यानी कि नेगेटिव है, ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि वो सब्सटीट्यूट गुड्स होंगे या कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। कैसे, डिमांड वाला चैप्टर याद करो, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था सब्सटीट्यूट गुड्स के प्राइस के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है। वो चीज मैं दोबारा यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट इन डिमांड चैप्टर। अगर पॉजिटिव आती है फिर वैल्यू तो इसका मतलब सब्सटीट्यूट गुड्स है, अगर न्यूमेरिकली नेगेटिव वैल्यू आती है तो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। तो यानी कि जब हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हैं तो उसके भी साइन की बहुत इंपॉर्टेंस है। साइन से हमें पता चल सकता है कि हम सब्सटीट्यूट गुड्स की बात कर रहे हैं या फिर क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स दिए गए हैं। पॉजिटिव रिलेशन होता है डिमांड का सब्सटीट्यूट गुड्स के प्राइस के साथ, इसीलिए पॉजिटिव आती है अगर वैल्यू तो इसका मतलब सब्सटीट्यूट गुड्स है, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है डिमांड का, तो अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। इकोनॉमिक्स में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे पुराने कंसेप्ट्स काम आएंगे, आप एकदम से जो है किसी भी चैप्टर को स्किप करके नेक्स्ट चैप्टर पर नहीं पहुंच सकते हैं। सो पुराने जो कंसेप्ट्स हैं उनका क्लैरिटी के साथ आपके दिमाग में बैठना बहुत ज़रूरी है, तब आप आगे के कंसेप्ट समझ पाएंगे। सो मेक श्योर कि पुराने कंसेप्ट्स क्लियर हों आपको। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड।
अब देखिए यहाँ पर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। जीरो वाले की तो हमने कर ली थी कि रिलेटेड ही नहीं है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी दो प्रकार के हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्स एंड वीक कॉम्प्लीमेंट्स। सो स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्स वो कहलाएंगे जिसमें प्राइस के चेंज होने का बहुत मेजर इंपैक्ट डिमांड पे पड़े। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस चेंज होता है तो डिमांड पर बहुत मेजर इंपैक्ट पड़े। तो हमने यहाँ पर केस लिया है आईफोन और आईफोन केस का। भाई आईफोन के केसेस हैं, मतलब आईफोन कवर है, तो आईफोन का कवर किसी और फोन के कवर में तो लग ही नहीं सकता ना, आईफोन में ही लगेगा। अब हमने यहाँ पर लिया प्राइस ऑफ आईफोन और डिमांड हमने लिए किसकी, आईफोन कवर की, आईफोन केसेस की। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हैं और इनके बीच में स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है। क्यों? क्योंकि आईफोन का कवर और किसी केस में और किसी फ़ोन के लिए यूज़ नहीं हो सकता। सो देखो, अगर जो है आईफोन का प्राइस इंक्रीज होता है तो ऑब्वियस सी बात है आईफोन की डिमांड कम होगी, आईफोन की डिमांड कम होगी तो आईफोन कवर की डिमांड तो ऑब्वियसली कम होगी, तो मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा आईफोन कवर में, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा कम होगी। ये होते हैं स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्स और ऐसे केस में हमारा कर्व कैसा बना है, फ्लैट। फिर देखिए वीक कॉम्प्लीमेंट्स का केस, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट हमने यहाँ पे लिया पैनकेक्स एंड मैपल सिरप। मैपल सिरप होता है जो कि पैनकेक्स के ऊपर डाल के लोग खाते हैं, लेकिन पैनकेक के ऊपर खाली मैपल सिरप थोड़ी डाला जाता है, लोग वो न्यूटेला वाली चॉकलेट भी लगाते हैं और भी बहुत सारे जूसेस वगैरह इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट मैपल सिरप। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है बट इसमें लोगों की चॉइस बहुत मैटर करती है, हर कोई मैपल सिरप इस्तेमाल नहीं करेगा। सो इसीलिए अगर पैनकेक का प्राइस बढ़ता है तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं पैनकेक की डिमांड कम होगी। पैनकेक की डिमांड कम होने का मैपल सिरप के डिमांड पर कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपने पैनकेक में मैपल सिरप का यूज़ नहीं करता है। सो मैपल सिरप की डिमांड पर इम्पैक्ट पड़ेगा लेकिन थोड़ा ही इम्पैक्ट पड़ेगा। सो ये वीक कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है, ठीक है। सो इस केस में आप देखिए जब हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो हमारी लाइन कैसी बनी है, स्टीप बनी है। सो दिस इज अ स्टीप लाइन। सो वीक कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होगा तो कर्व स्टीप बनेगा, स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होगा तो कर्व फ्लैट बनेगा। क्यों? क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स होंगे तो क्वांटिटी पर मेजर इंपैक्ट आएगा कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट के प्राइस के चेंज होने का, और जब वीक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट होंगे तो क्वांटिटी पर इतना मेजर इंपैक्ट नहीं आएगा अगर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हो भी जाए तो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन। अब ऐसे ही हम सब्सटीट्यूट्स की बात करते हैं। सब्सटीट्यूट भी क्लोज सब्सटीट्यूट हो सकते हैं, वीक सब्सटीट्यूट हो सकते हैं। एग्जाम्पल ले लो, कोका कोला और पेप्सी, ये क्लोज सब्सटीट्यूट है, ठीक है। सो लेट्स से हम प्राइस दिखा रहे हैं कोक का और डिमांड दिखा रहे हैं हम पेप्सी की। सो कोका कोला एंड पेप्सी। और वीक सब्सटीट्यूट है टी एंड कॉफ़ी। सो हम प्राइस दिखा रहे हैं टी का और हम डिमांड दिखा रहे हैं कॉफ़ी की। सो प्राइस, सॉरी, पेप्सी एंड कोक हमें पता है क्लोज सब्सटीट्यूट्स हैं। अब आप खुद सोचो, पेप्सी और कोक दोनों की बॉटल लेट से छोटी वाली बॉटल 10-10 रुपए की आती है। अगर जो है एकदम से कोका कोला का प्राइस बढ़ के 10 से बढ़ के 20 रुपए हो जाए तो कोका कोला वाला कहेगा भैया ऐसा है मैं तो पेप्सी पी लेता हूँ, तो पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द कंज्यूमर्स विल शिफ्ट टू सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट, वो पेप्सी पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो डिमांड में अच्छा खासा चेंज आ जाएगा। तो देखिए कर्व कैसा बना, फ्लैट। डिमांड में जितना ज़्यादा चेंज आएगा कर्व उतना फ्लैट बनेगा, इलास्टिसिटी उतनी ज़्यादा होगी। सो यहाँ पर जो है क्या है, स्ट्रॉन्ग सब्सटीट्यूट है इसीलिए कर्व फ्लैट बनेगा, इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। अब ये देखो टी और कॉफ़ी, चाय का रेट अगर जो है 5 रुपये से बढ़ के 10 रुपये भी हो जाए ना तो भी चाय वाला कहेगा भाई ऐसा है ना मैं तो चाय पीऊँगा नहीं तो मेरे सर में हो जाएगा दर्द। सो टी और कॉफ़ी को हम लोग सब्सटीट्यूट के तौर पे देख सकते हैं, बट हर कोई टी से कॉफ़ी पे या कॉफ़ी वाला टी पे शिफ्ट नहीं करता है। सो लेट्स से टी का प्राइस जो है 5 रुपये था, अब वो 5 रुपये से बढ़ के 10 रुपये हो गया, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे हमें तो शाम की चाय नहीं मिले सर में दर्द होता है, सुबह चाय नहीं मिले सर में दर्द होता है, दे आर एडिक्टेड टू इट, वो कॉफ़ी नहीं पी सकते, उनको टी ही पीनी है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे यार प्राइस डबल हो गया, चलो कॉफ़ी पी लेते हैं, कॉफ़ी का रेट उतना ही है। तो इस केस में क्या होगा, कहीं ना कहीं कॉफ़ी की डिमांड बढ़ेगी ज़रूर बट बाय स्मॉलर अमाउंट, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे होंगे जो टी से एडिक्टेड हैं, जिनको टी का टेस्ट ही पसंद है, वो उनके सर का दर्द सॉल्व करती है, तो वो कॉफ़ी पर शिफ्ट नहीं होना चाहेंगे। सो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ेगी ज़रूर बट बाय स्मॉलर अमाउंट, इसीलिए
जब हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो कर्व हमारा एक स्टीप लाइन बनेगा, क्योंकि क्वांटिटी में मेजर चेंज नहीं आया। क्वांटिटी डिमांडेड में जब मेजर चेंज नहीं आता है तो कर्व स्टीप लाइन बनेगा। ये वीक सब्सटीट्यूट का केस हुआ। आपको मैं बहुत क्लियरली एक बात बता दूं, आपने भी देखा होगा कि अभी तक, मतलब अभी जो है आप मान के चलो आधी, लगभग अप्रॉक्सीमेटली आधी इकोनॉमिक्स पूरी होने वाली है, कंज्यूमर साइड की इकोनॉमिक्स लगभग पूरी होने वाली है, और हमने इतने सारे डायग्राम्स पढ़ लिए हैं। डू यू रियली थिंक कि आप एक एक डायग्राम और उसकी शेप को याद रख पाएंगे? नहीं। डू नॉट ट्राई टू रिमेंबर, ठीक है, ट्राई टू रिमेंबर एवरीथिंग बाय लॉजिक। आपको बोला जाता है क्लोज सब्सटीट्यूट जो है उसके केस में कर्व कैसा बनेगा, फ्लैट बनेगा, स्टीप बनेगा। एग्जाम्पल दिमाग में रखो, कोका कोला और पेप्सी है, अच्छा ठीक है, क्लोज सब्सटीट्यूट है, अभी हम डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं। इस तरीके से चीज़ें आपको हमेशा याद रहेंगी, जब आप दूसरों को पढ़ाएंगे तो भी आपको काम आएगा, और एग्जाम में ऑब्वियस सी बात है आंसर करने में भी काम आएगा, क्योंकि बिना समझे इतनी चीज़ें याद रखना दैट इज़ लाइक इम्पॉसिबल। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। सो नेक्स्ट वी हैव एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्वेश्चन मैं अभी नहीं लगवा रही हूँ, क्वेश्चन में सेपरेट वीडियो में, सेपरेट लेक्चर में जो है सारे क्वेश्चंस लगवाऊंगी, इनकम वाले, प्राइस वाले, और अपने ये क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाले। I hope the relationship, the formulas, the graphs are clear. So advertisement elasticity of demand, नाम में ही क्या है, एडवर्टाइजमेंट एंड डिमांड, यानी कि एडवर्टाइजमेंट का इम्पैक्ट डिमांड पे देखना है। ऑब्वियस सी बात है, हर कोई ऑर्गेनाइजेशन पैसा खर्च करती है जब एडवर्टाइजमेंट पे प्रमोशनल एक्सपेंसेस इनकर करती है, तो वो उसका इम्पैक्ट देखना चाहती है कि डिमांड पे कितना आएगा। भाई अच्छा खासा इम्पैक्ट डिमांड पे पड़े तो हम एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च करें, वरना क्यों करें। सो एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होगा प्रपोर्शनेट इंक्रीज इन सेल्स डिवाइडेड बाय प्रपोर्शनेट इंक्रीज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। प्रपोर्शनेट इंक्रीज की जगह आप सिर्फ जो है चेंज भी लिख सकते हो, क्योंकि डिक्रीज भी तो हो सकती हैं चीज़ें, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज ही करना हो, डिक्रीज भी तो करने की सोचा जा सकता है। सो आप बेटर होगा चेंज लिख लो कि प्रपोर्शनेट चेंज इन सेल्स डिवाइडेड बाय प्रपोर्शनेट चेंज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। तो यानी कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कह लो, या फिर हम प्रमोशनल एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं। सो प्रमोशनल एक्सपेंसेस या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर में जो परसेंटेज चेंज होगा उसका इम्पैक्ट हमारी सेल्स पर या डिमांड पर कितना पड़ेगा। एक ही बात है, देखो जितनी डिमांड होगी उतनी ही सेल होगी, सो डिमांड पर कितना पड़ेगा या सेल्स पर कितना पड़ेगा। अब देखिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी क्या क्या है। अच्छा, इसको अगर आप सोच रहे हैं कि हम फॉर्मूला में लिखें तो इससे वैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते नहीं है ज़्यादा, ये लास्ट टाइप ऑफ इलास्टिसिटी है, सो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। फिर भी अगर आप लिखना चाहें तो देखो प्राइस इलास्टिसिटी का अपना फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस इनटू इनिशियल प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी, ये अपना प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है। तो वैसे ही अगर आप एडवर्टाइजमेंट वाला लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन सेल्स या चेंज इन डिमांड, जो भी आपको लिखना हो, ठीक है, डिवाइडेड बाय चेंज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर या प्रमोशनल एक्सपेंसेस इनटू इनिशियल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर या प्रमोशनल एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय इनिशियल सेल्स। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, क्वांटिटी की जगह पर हम किसको रिप्लेस करेंगे, सेल्स को, और प्राइस की जगह पे हम किसको रिप्लेस करेंगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को, क्योंकि हम एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर के रिस्पॉन्स में देख रहे हैं कि सेल्स पर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना ज़्यादा डिक्लाइन होगी या कितना ज़्यादा इंक्रीज होगी। देखिए और क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी के, यानी कि एडवर्टाइजमेंट का कब मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा सेल्स और डिमांड पे या कब नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहला है टाइप ऑफ कमोडिटी, ठीक है, अगर नेसेसरी प्रोडक्ट है, क्या चीनी जो है जब ऐड आएगा तभी लेने जाओगे, या नमक जो है जब ऐड आएगा तभी लेने जाओगे, वो नेसेसरी प्रोडक्ट है, लोग वैसे भी लेते हैं। हाँ, जो बहुत इलीट क्लास है वो कहते हैं भैया हमें जो है पिंक सॉल्ट चाहिए है, हाँ, जो मिडिल क्लास है, हाई मिडिल क्लास, वो कहता है सेंधा नमक खाएंगे, ठीक है, और जो नॉर्मल अपना लो मिडिल क्लास है वो कहता है कि भाई हम तो टाटा का आयोडीन नमक खाएंगे। लेकिन नमक सब खाते हैं, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि एडवर्टाइजमेंट ही देखा जाए। हाँ, अपने ब्रांड को दूसरे के ब्रांड से अलग दिखाने के लिए एडवर्टाइजमेंट ज़रूर किया जा सकता है, बट लोगों को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, वो नेसेसिटी प्रोडक्ट्स को वैसे भी कंज्यूम करते हैं, और जो थोड़े इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर होते हैं वो बेटर क्वालिटी खोजने की कोशिश करते हैं। सो उस केस में एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी बहुत कम होगी, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च करने के बावजूद सेल्स में कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, लोग नमक जितना पहले खा रहे थे उतना ही खाएंगे, एडवर्टाइजमेंट देख के ज़्यादा नहीं खरीद लाएंगे। इलास्टिसिटी ज़्यादा कब होगी, फॉर लग्जरी प्रोडक्ट,
क्यों? फॉर लग्जरी प्रोडक्ट। कार का जो है ऐड दिखाओ कि कितनी बढ़िया कार है ये, कितने बढ़िया फीचर्स है, कितनी बढ़िया फंक्शनिंग है, पीपल वुड बी अट्रैक्टेड। तो लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लोग जाके उसको खरीदना चाहेंगे, उसका जो है डेमो लेना चाहेंगे। ऐसे ही जो नया प्रोडक्ट हो उसके लिए लोगों को इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है, तभी उसकी सेल्स और डिमांड उठती है। और ऐसे ही ग्रोइंग प्रोडक्ट मार्केट है, ग्रोइंग प्रोडक्ट मार्केट है जिसमें डिमांड बढ़ रही है। सो वहाँ पर जो है डिमांड बढ़ रही है, सो लोगों को अपने ब्रांड के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए जो है आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, और इन सब चीज़ों के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको, सेल्स पर, डिमांड पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है इन प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे। इन प्रोडक्ट्स की कोई लिमिटेड क्वांटिटी नहीं होती है, आप लग्जरी प्रोडक्ट कितने भी खरीद लो, उसमें जो है मतलब आप कितने भी खरीद सकते हो, कोई लिमिट नहीं होती है, जबकि नेसेसरी प्रोडक्ट्स की लिमिट होती है। एडवर्टाइजमेंट करने से आदमी ज़्यादा थोड़ी खरीदने लगेगा। फिर है मार्केट शेयर। मार्केट शेयर किसी भी फर्म का जितना ज़्यादा होगा उतनी ही प्रमोशनल इलास्टिसिटी यानी कि एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी कम होगी। प्रमोशनल इलास्टिसिटी भी बोल सकते हैं इसको। और ऐसा क्यों? आपका मार्केट शेयर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, यू आर ऑलरेडी हैविंग मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर्स इन द मार्केट। तो अगर आप एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा करोगे तो क्या है, क्या आपको मार्केट के सारे कस्टमर्स मिल जाएंगे? नहीं, कॉम्पिटिशन हमेशा रहेगा, कॉम्पिटिटर रहेगा। कुछ तो कस्टमर्स होंगे जो कॉम्पिटिटर्स के पास भी जाएंगे। तो ऐसे केस में जब आप ऑलरेडी किंग है मार्केट के, ऑलरेडी आपके पास अच्छा खासा मार्केट शेयर है, तो उस केस में जब आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो नो डाउट कुछ और कस्टमर्स ऐड होंगे, कुछ और कस्टमर्स आपके पास आएंगे, डिमांड बढ़ेगी, बट मेजर इंपैक्ट नहीं आएगा, बिकॉज यू आर ऑलरेडी हैविंग मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर्स इन द मार्केट। राइवल्स रिएक्शन। अगर आपके एडवर्टाइजमेंट के रिस्पॉन्स में जो आपका राइवल है वो भी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा देता है तो फिर आपकी एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी कम हो जाएगी। आप ऐड दे रहे थे, आपके राइवल ने और भी ज़्यादा एड्स देने स्टार्ट कर दिए, और भी प्रमोशनल एक्सपेंसेस बढ़ा दिए, और भी तरीके से वो पब्लिसिटी करने लगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि डिमांड तो बढ़ेगी इंडस्ट्री में, लेकिन कस्टमर आपके पास आने की बजाय आपके कॉम्पिटिटर के पास भी जा सकता है। एंड देन वी हैव स्टेट ऑफ इकोनॉमी। अगर इकोनॉमिक कंडीशन गुड है, फॉर एग्जांपल जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छा है, मतलब नेशनल इनकम अच्छी है, लोगों के पास इनकम है, तब वो एडवर्टिजमेंट को ज़्यादा रिस्पॉन्स देंगे, यानी कि जो एडवर्टिजमेंट में वो प्रोडक्ट्स देखेंगे उनको परचेज करने के चांसेस होंगे, क्योंकि दे आर हैविंग गुड अमाउंट ऑफ इनकम। सो जिस इकोनॉमी में लोगों की नेशनल इनकम हायर होगी, पर कैपिटा इनकम हायर होगी, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों का वो अच्छा होगा, स्टेटस अच्छा होगा, तो वहाँ पर लोग जो है जब एडवर्टाइजमेंट देखते हैं किसी प्रोडक्ट का, दे वुड लाइक टू ट्राई बिकॉज दे हैव मनी टू अफोर्ड। तो इसीलिए एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। एंड द लास्ट टॉपिक इज इम्पॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये जो इलास्टिसिटी हमने पढ़ी 4 तरीके की, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इलास्टिसिटी के बेसिस पे क्या क्या डिसीजंस लिए जा सकते हैं? सबसे पहला है प्रोडक्शन डिसीजन। कैसे? अगर जो है देखो, लोग फोरकास्ट करते हैं कि डिमांड कितनी होगी। अगर आपको पता है कि आपके प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी ज़्यादा है और आप प्राइस गिराने की सोच रहे हो और इलास्टिसिटी ज़्यादा है, तो लोग जो है ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करेंगे, आपको प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा, एंड वाइस वर्सा। प्राइस फिक्सेशन। आपको पता है आपके प्रोडक्ट की डिमांड इन इलास्टिक है, ठीक है, इन इलास्टिक मतलब नेसेसरी आइटम है, आदमी कंज्यूम करेगा ही करेगा, ठीक है। तो अगर आप प्राइस बढ़ा भी दोगे तो भी उस केस में कंज्यूमर जो है आपके प्रोडक्ट को छोड़ नहीं पाएगा। कंजम्पशन हो सकता है डिक्लाइन हो, बट बहुत ज़्यादा डिक्लाइन नहीं होगा। तो ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए आप हाई प्राइस चार्ज कर सकते हो। और आपको पता है कि प्रोडक्ट इलास्टिक है, डिमांड पर मेजर इंपैक्ट पड़ जाता है प्राइस बढ़ाते ही, तो आप प्राइस बढ़ाने की नहीं सोचोगे, कम प्राइस फिक्स करोगे। डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको कितनी तनख्वाह दी जाए, भाई लेबर को जो है कितना दिया जाए, लैंड के लिए कितना रेंट दिया जाए, डिस्ट्रीब्यूशन वो बात है। सो लेट्स से लेबर जो है, लेबर की सप्लाई इन इलास्टिक है, मतलब कोई स्किल्ड लेबर चाहिए आपको अपनी कंपनी के लिए, और वो स्किल्ड लेबर की सप्लाई इन इलास्टिक है, मतलब गिने चुने लेबर हैं। तो अगर आप उनको अच्छी तनख्वाह नहीं दोगे तो वो छोड़ के भाग जाएंगे, आपका काम रुक जाएगा। तो जब लेबर की सप्लाई इन इलास्टिक है तो उस केस में जो है जो ट्रेड यूनियंस है वो हायर वेज रेट के लिए बार्गेन कर पाएंगी, क्योंकि उनको पता है कि हमारी सप्लाई इन इलास्टिक है, हम स्किल्ड है, हमारे जैसा दूसरा लेबर इनको मिलेगा ही नहीं, तो हमें रोकने के लिए इनको ज़्यादा तनख्वाह भी देनी पड़ेगी। और वहीं अगर लेबर की सप्लाई इलास्टिक है, अनस्किल्ड लेबर है, तो एक जाएगा तो दूसरा आएगा, तो उस केस में जो है वेज रेट इंक्रीज करने के लिए ट्रेड यूनियन बार्गेन नहीं कर पाएगी। इंटरनेशनल ट्रेड। लेट्स से वी आर एक्सपोर्टिंग समथिंग और हमको पता है कि हमारे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो इन इलास्टिक है, मतलब विदेशियों को वो चाहिए ही चाहिए है प्रोडक्ट, तो ऑब्वियस सी बात है हम हाई रेट चार्ज करेंगे। सो बेसिकली टर्म्स ऑफ ट्रेड को सेटल करने में प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी काम आती है। देन पब्लिक फाइनेंस, ठीक है, लेट्स से गवर्नमेंट को टैक्स लगाना है,
गवर्नमेंट अगर ऐसे प्रोडक्ट पे टैक्स लगा देती है जिसकी डिमांड इलास्टिक है, ठीक है, तो एकदम से उसकी डिमांड जो है कम हो जाएगी और गवर्नमेंट को ज़्यादा रेवेन्यू नहीं मिलेगा। क्यों? टैक्स लगाने से प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा और उस प्रोडक्ट के सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है, डिमांड इलास्टिक है, लोग दूसरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट कर जाएंगे, डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड कम हो जाएगी तो गवर्नमेंट को कुछ खास टैक्स मिलेगा नहीं फिर उस प्रोडक्ट पे। ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी डिमांड इन इलास्टिक है, ठीक है, मतलब लोग उसको कंज्यूम करते ही हैं, तो उस केस में अगर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो गवर्नमेंट की कमाई ज़्यादा होगी, क्योंकि लोग उसका कंजम्पशन करेंगे ही करेंगे प्राइस इंक्रीज होने के बाद भी। नेशनलाइजेशन, किसी प्रोडक्ट की डिमांड बिल्कुल ही इनइलास्टिक है, वो बिल्कुल ही नेसेसरी प्रोडक्ट है फॉर एवरी सिटीजन ऑफ द नेशन, ऑलमोस्ट फॉर एवरी सिटीजन ऑफ द नेशन, ठीक है, और जो प्राइवेट कंपनीज है वो इसी बात का फ़ायदा उठा के हाई प्राइस चार्ज कर रही हैं। सो गवर्नमेंट उस इंडस्ट्री को या उस कंपनी को नेशनलाइज करने की सोच सकती है। नेशनलाइज करने की मतलब अपने अंडर लेने की, उसके ऊपर गवर्नमेंट कंट्रोल लगाने की सोच सकती है, सो दैट सही रेट पे जो है लोगों तक वो प्रोडक्ट पहुंच सके। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, एक कंपनी है वो दो प्रोडक्ट बेच रही है, एक की डिमांड इलास्टिक है एक की इन इलास्टिक है, तो जिस प्रोडक्ट की डिमांड इन इलास्टिक है वो उसको हाई प्राइस पे बेच सकती है। क्यों हाई प्राइस पे बेच सकती हैं? क्योंकि डिमांड इन इलास्टिक है। अगर प्राइस बढ़ा भी दोगे तो भी लोग कंजम्पशन ज़्यादा डिक्लाइन नहीं करेंगे, तो वहाँ से ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। और जहाँ पर जिस प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है उसको एवरेज रेट में या कम रेट में बेचना पड़ेगा, अदरवाइज लोग दूसरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे प्राइस इंक्रीज करते ही। एंड अदर्स, और भी बहुत सारे डिसीजंस हैं जो इलास्टिसिटी की मदद से लिए जा सकते हैं। पता किया जा सकता है कि जो सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स हैं या जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग सब्सटीट्यूट्स हैं या स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्स है या फिर जो है उनमें वीक रिलेशन है। इसके अलावा जब मर्जर के डिसीजन लेने हो, टेक ओवर के डिसीजन लेने हो, तब भी ये चीज़ काम आती है। फॉर एग्जाम्पल सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बिक रहा है, अगर आप जो है मर्जर कर ले उस कंपनी के साथ या उसको टेक ओवर कर ले तो आपको ओवरऑल मार्केट में बेनिफिट मिल सकता है। सो इस तरीके के डिसीजन जो है इलास्टिसिटी को देखते हुए इलास्टिसिटी का पता करके लिए जा सकते हैं। सो इलास्टिसिटी इज नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स, और ये बहुत काम आता है बिजनेस डिसीजंस में। थैंक यू।